देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं और जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें एक ख्वाब देखा गया था कि देश के सभी नागरिकों को शिक्षा सुलभ हो। शिक्षा को लेकर जो ये वादा संविधान में किया गया है, अगर इतिहास में हम जाकर देखें तो इसकी डिमांड कहां से शुरू होती है, कहां ये शिद्दत के साथ महसूस किया जाता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा से कटा हुआ है और उसे शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है। यदि इसके जवाब में मैं कहूं कि नाट्यशास्त्र ऐसा ग्रंथ है, ऐसा प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें पहली बार इस बात का स्वीकार है कि समाज के बहुत बड़े तबके को शिक्षा नहीं मिल रही है, उसे शिक्षा की धारा से काट दिया गया है और सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा का जो वर्तमान स्वरूप है वो भी बदलना चाहिए। इस बात को सुनकर आपको ताज्जुब होगा, लेकिन ये नाट्यशास्त्र में ये बात कही गई है और नाट्यशास्त्र के पहले अध्याय में बात कही गई है। दरअसल बात इस तरीके से है कि जब नाट्यशास्त्र की रचना हुई, नाट्यशास्त्र की रचना के बारे में एक कहानी दी गई है नाट्यशास्त्र के पहले अध्याय में। उसमें होता यह है कि भरत मुनि अपने शिष्यों, अपने पुत्रों, 100 पुत्रों के साथ बैठे हुए हैं। तभी उनके पास कुछ ऋषि आते हैं और वो आकर पूछते हैं भरत मुनि से कि आपने ये जो ग्रंथ की रचना की है, नाट्यशास्त्र की रचना की है, इसकी क्या प्रक्रिया रही, क्या है इसमें, क्या क्या चीजें शामिल हैं। तब भरत मुनि उनको नाट्यशास्त्र की रचना की कहानी सुनाते हैं। दरअसल वो बताते हैं कि इंद्र और देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से जाके कहते हैं कि आप लोक शिक्षण के लिए और लोक रंजन के लिए कोई शास्त्र की रचना कीजिए। ये ऐसा जाके क्यों कहते हैं? तो नाट्यशास्त्र में ही श्लोक 10 या 11 में जो बात कही गई है वो बात मंशा को उद्घाटित करती है कि नाट्यशास्त्र की रचना के पीछे क्या मंशा रही होगी। वो संस्कृत का श्लोक है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। मेरा संस्कृत का उच्चारण ठीक नहीं है लेकिन मैं उसको पढ़ के बता सकता हूं। वो देवता जाके कहते हैं, इंद्र आदि देवता, न वेद व्यावारम संश्राव्य शूद्र जातिषु तस्मात् सजापरम वेदम पंचम सार्वाणिकम। अर्थात कि शूद्र जातियां उस समय जो समाज में जिन जातियों को तथाकथित रूप से निम्न जाति माना जाता था, जो समाज के नीचे तबके माने जाते थे, हालांकि कोई ऊंच नीच होता नहीं है लेकिन ऐसी परिपाटी बन गई थी कि कुछ जातियां ऊंची हैं, कुछ जातियां निम्न हैं। तो उन्हीं को लक्ष्य करके देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे समाज में बहुत बड़े वर्ग, जिसको शूद्र जाति कहा जाता था, वो शिक्षा से कटा हुआ है। उनको वेदाध्ययन की इजाजत नहीं है, या वो नहीं कर पाते, उनको नहीं पढ़ पाते या पढ़ने नहीं दिया जाता। तो ये जो बातें हैं, इस वजह से समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग तो शिक्षा से कट गया है, क्योंकि उस समय वेद ही शिक्षा का माध्यम होते थे। वेदों के माध्यम से ही ज्ञान का आदान प्रदान की एक परिपाटी थी। और वेद को अगर शाब्दिक उच्चारण भी देखा जाए तो शब्द को देखा जाए कि वो विद धातु से बने हैं, यानी विद्या। तो विद्या के आदान प्रदान का और विद्याध्ययन का एक जरिया उस समय वेद थी। तो फिर देवताओं ने भी ये महसूस कर लिया कि वेदों का जो एक तरीके से माना गया था कि वो लोगों को शिक्षित करेंगे, लेकिन वो तो
हो ही नहीं रहा, क्योंकि कुछ जातियां तो जाति की वजह से ही वेदाध्ययन से एक समय में वंचित कर दी गई, और रही से एक थ्रू आउट एक जाति और है, एक जेंडर है जिसको कहा गया कि स्त्रियां भी चाहे किसी भी वर्ण की हो, किसी भी जाति की हो, वेद अध्ययन नहीं कर सकती। तो इस बात को उस समय वे जो देवता थे या कोई और भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने महसूस किया कि दोबारा से इसका रिव्यू होना चाहिए और कुछ ऐसा शास्त्र की रचना होनी चाहिए कि जो लोगों को शिक्षित कर सके, उनका मनोरंजन कर सके, उनका रंजन कर सके और लोक शिक्षण कर सके। तो इसी के मद्देनजर देवता जाके ब्रह्मा जी से कहते हैं कि एक ऐसे शास्त्र की रचना कीजिए जिसको सब पढ़ सके। और ना केवल वो ये वहां बात को स्वीकार करते हैं कि कुछ जातियों को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाए, उनके लिए शिक्षा का एक माध्यम रचा जाए जो सबके लिए हो, लोकव्यापी हो, सर्वव्यापी हो, सार्वकालिक हो। तो उसको लेके जो शास्त्र की रचना करने की बात की डिमांड की गई। और ना केवल ये कहा गया कि किसके लिए किया जाए, कैसा शास्त्र हो उसकी भी वो डिमांड रखते हैं ब्रह्मा जी के सामने। और वो उसमें कहते हैं कैसा हो, वो उसके स्वरूप के बारे में बात करते हैं। क्रीडनीयक मिच्छामो दृश्यम श्रव्यम च यद भवेत। वो क्रीडनीयक हो, मतलब वो खेला हो, वो खेल की तरह मनोरंजनात्मक हो, रोचक हो, दृश्य हो, श्रव्य हो, यानी कि ऑडियो विजुअल हो। अब देखो, आज से अगर देखा जाए तो कितने हजार साल पहले नाट्यशास्त्र की रचना की गई हो, लेकिन उस समय वो बात को महसूस कर रहे हैं कि शिक्षा अगर सुनने सुनाने की परंपरा पर निर्भर होगी तो वो प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि अब तक की जो शिक्षा की जो वेदों के माध्यम से जो शिक्षा हो रही थी वो श्रवण परंपरा में थी, इसलिए वेद को श्रुति भी कहा गया है। तो ये बात महसूस की उनने कि केवल श्रवण परंपरा में जो ज्ञान होगा वो उतना प्रभावी नहीं होगा, वो सुगम नहीं होगा पढ़ने लिखने के हिसाब से। तो फिर वो ऑडियो विजुअल की संकल्पना करते हैं। अब आप देखिए, ऑडियो विजुअल अब तक जाके हमारे क्लासरूम बन पाए हैं, और वो भी केवल जो स्कूलों में जो तथाकथित रूप से ऊंचे स्कूल कहे जाते हैं, महंगे स्कूल कहे जाते हैं, वहां जो स्मार्ट क्लासरूम बन रहे हैं वहां जाकर अब ऑडियो विजुअल विधाओं का इस्तेमाल हो पा रहा है। जो उनके स्मार्ट क्लास हैं वहां दृश्य और श्रव्य सामग्री के माध्यम से पढ़ाने की बात की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि नाट्य शास्त्र में इस बात को बहुत पहले महसूस किया गया था कि वो जो शिक्षा का माध्यम हो जो लोगों का, वो दृश्य और श्रव्य हो। इसलिए जाके वो कहते हैं कि ऐसा माध्यम हो जो सबके लिए हो और वो रोचक हो, खेल खेल में हो और दृश्य और श्रव्य हो। तो ये बात जाके वो रखते हैं उनके सामने, ब्रह्मा जी के सामने। इस प्रकार देवताओं ने जो डिमांड रखी, जो देवताओं ने ब्रह्मा जी से जो अपेक्षा की कि इस तरीके से आप एक शास्त्र की रचना कीजिए, तो ब्रह्मा जी ने एक शास्त्र की रचना की और उन्होंने कहा कि मैं ये 5वें वेद की रचना कर रहा हूं, और उस शास्त्र को वेदों के समकक्ष रखकर उसको महत्व भी प्रदान कर दिया कि ये पंचम वेद है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया, और नाट्य शास्त्र को जब आप पढ़ेंगे तो जगह जगह पर उसको नाट्य वेद, पंचम वेद के संज्ञा जगह जगह पर दी गई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने वेदों का सार लेकर इस ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने कहा कि मैंने ऋग्वेद से पाठ लिया है, मतलब टेक्स्ट लिया है, और सामवेद से गीत लिया है,
यजुर्वेद से अभिनय लिया है और अथर्ववेद से रस लिया है। तो अलग अलग वेदों से अलग अलग तत्वों को का समावेश करके ये नाट्यवेद की रचना की है। अब कुछ भी हो, लेकिन ये बात नाट्य शास्त्र में कही गई है कि पांचों वेदों का सारांश नाट्य शास्त्र में लेकर बनाया गया है। फिर उन्होंने कहा कि लीजिए और आप इसका व्यवहार कीजिए जाके अब। लेकिन देवताओं ने कहा कि ये हमारे वश की बात नहीं है, ये हमसे ना हो पाएगा। इसके लिए तो ऋषियों को ही जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देवता भी इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि शिक्षा, अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था में जो लोग काबिल हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वही अगर इस काम को करें तो बेहतर होगा। ऐसा महसूस किया होगा देवताओं ने, तभी तो जाकर उन्होंने ये बात की होगी कि ये देवता नहीं इस काम को कर पाएंगे, इस काम के लिए ऋषि मुनियों को करना चाहिए। तो फिर ये कार्य देवताओं ने भरत मुनि को दिया और भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों की मदद से नाट्य व्यवहार का काम शुरू किया। उसके आधार पर उन्होंने नाटक बनाने शुरू किए। जो उस समय के जो चिर परिचित कथानक थे, उनको लेके नाटकों की रचना की गई। और सबसे पहले जो नाटक बताते हैं उसमें खेला गया वो देवासुर संग्राम समुद्र मंथन का जो एक कहानी है, उसको लेके खेला गया। और जब नाटक देवलोक में खेला गया तो उसकी खूब धूम हुई, खूब उसकी प्रशंसा हुई, खूब सराहा गया कि क्या गजब की कला बनी है। और जब देवलोक में इसकी धूम हुई तो उसकी डिमांड धरती पे भी होने लगी, पृथ्वी पर भी इसका अवतरण हुआ। और जब इसका पृथ्वी पर अवतरण हुआ तो पृथ्वी पर भी छा गया ये। तो जिस रूप में इसकी कल्पना की गई थी वैसा ही ये चमत्कारी और रोचक शास्त्र बना और ये चल निकला। तो क्या अगर ये शिक्षा का माध्यम था, प्रभावी था, तो फिर ये शिक्षा से बहिष्कृत क्यों है? ये शिक्षा में उतने गहरे क्यों नहीं है जितने कि इसको होना चाहिए था, जो कि इतनी शिद्दत से देवताओं ने महसूस किया? इसके पीछे क्या कहानी है, ये भी पता चलनी चाहिए। और आज हम देखें तो शिक्षा और नाटक दोनों ही हाशिए पे हैं। नाटक भी कुछ लोगों तक सिमट कर रह गया है। मुट्ठी भर रंगकर्मी अगर किसी शहर में अगर नाटक हो रहा है तो वो नाटक बनाते हैं। साल 6 महीने में कोई नाटक तैयार होता है और उसका खिला जाता है। और जब दर्शकों की बात होती है तो दर्शक भी गिने चुने 10, 20, 50 दर्शक बहुत मान मनोहार करके बुलाने पड़ते हैं, तब जाके नाटक होता है। और कोई नाटक की पुनरावृत्ति नहीं हो पाती, एक बार खेल कर नाटक खत्म हो जाता है। तो ये नाटक की स्थिति और शिक्षा की स्थिति की हम पहले बात कर चुके हैं कि सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, पहले सर्व शिक्षा अभियान चलाया 10 साल तक, अब समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है। लेकिन शिक्षा का जो वास्तविक लक्ष्य है कि सब तक शिक्षा हो और क्वालिटी एजुकेशन हो, वो अब तक नहीं हो पाया। तो सोचना पड़ेगा कि कहीं हम शिक्षा की उसी पुराने ढर्रे पर तो नहीं लौट गए? क्या हम वही चीजों को रटने की परिपाटी में तो नहीं चले गए? क्या हम वही पुरानी श्रवण परंपरा, सुनने सुनाने की परंपरा पे तो नहीं चले गए? क्या हमारे क्लासरूम में इंटरेक्शन हो रहा है? क्या क्लासरूम में बच्चे सुन ही रहे हैं? क्या क्लासरूम में टीचर केवल बोल ही रहे हैं? हमको उस चीज को देखना पड़ेगा। जो चीज आज से 1000 साल, 1000, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले जब भी इसकी रचना की गई हो, महसूस की गई थी कि शिक्षा का माध्यम ऑडियो विजुअल हो, शिक्षा का माध्यम रोचक हो, रस प्रदान करने वाला हो, मनोरंजन करने वाला हो। और रस को तो हमारे यहां ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। रस की अनुभूति को ब्रह्म की अनुभूति के बराबर समझा गया है। उसके बावजूद दोनों ही हाशिए पे हैं।
नाटक भी और शिक्षा भी। कारण यही है कि नाटक की संभावनाओं को नहीं तलाशा गया। नाटक को सिर्फ अभिनय सीखना और उस सीखे हुए अभिनय को के माध्यम से एक स्क्रिप्ट को दर्शकों तक ट्रांजैक्ट कर देना भर ही समझ लिया गया। नाटक की अनंत संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को नाट्य शास्त्र में महसूस किया गया है। नाट्य शास्त्र की संकल्पना में वो संभावनाएं हैं, नाट्य शास्त्र के विचार में वो बात रखी गई है, उसके मूल में वो बीज रखा गया है कि शिक्षा सबके लिए हो। क्योंकि नाट्य शास्त्र की डिमांड ही वहां से पैदा हुई कि बहुत सारे लोग शिक्षण परंपरा से कट गए थे, उनको फिर से शिक्षा में शामिल किया जाए, उनको फिर से शिक्षा में जोड़ा जाए। इसलिए पंचम वेद, जब 4 वेद लोगों तक पहुंचने में नाकाम रहे तो 5वें वेद की कल्पना की गई। और 5वें वेद की ना केवल कल्पना की गई, उसमें वादा किया गया और उसमें उस पेडागोजी को डिवाइस भी किया गया कि जाइए इस तरीके से लोगों का शिक्षण कीजिए, और अनंत संभावनाओं को रखा गया। लेकिन उन संभावनाओं को आज तक नहीं तलाशा गया। तो नाटक के अंदर जो शिक्षा की और शिक्षण की जो तमाम संभावनाएं हैं वो दर्शक के दृष्टिकोण से भी है और अभिनेता के दृष्टिकोण से भी है। नाटक करते हुए अभिनेता खुद भी बदले, खुद भी शिक्षित हो और दर्शक को भी शिक्षित करे, और दर्शक की भी भूमिकाएं अलग तरीके से इसमें स्वीकार की जाए। दर्शक को केवल चुप बैठा प्रेक्षक ही ना समझा जाए, दर्शक की एक सक्रिय भूमिका नाटक में देखी जाए। तो दोनों तीनों संभावनाओं को हमको देखना पड़ेगा। शिक्षा में जब तक नाटक नहीं आएगा, शिक्षा में जब तक ड्रामा नहीं आएगा, थिएटर नहीं आएगा, तब तक शिक्षा उतनी प्रभावी नहीं हो पाएगी। क्योंकि शिक्षा जीवन में बदलाव की बात करती है, व्यवहार में बदलाव की बात करती है, और हमारी शिक्षा जीवन से कटी हुई है, हमारे जीवन के अनुभवों से कटी हुई है। हम किसी दूसरे के अनुभव के बारे में तो बहुत बात कर रहे हैं, दूसरे की चीजों के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के अनुभवों पे हम शिक्षा में बिल्कुल बात नहीं कर रहे। जिंदगी को हमने एक तरफ रख दिया और शिक्षा को दूसरी तरफ रख दिया है। तो ये शिक्षा के अंदर जिंदगी को फिर से ले आने का काम नाटक ही कर सकता है, लेकिन नाटक को हमने शिक्षा से और जिंदगी से और समाज से बहिष्कृत कर रखा है। क्यों? इसकी भी कहानी है। नाटक के हास्याकरण की भी कहानी है, और वो कहानी भी नाट्य शास्त्र में है। अगले व्लॉग में हम उस कहानी की बात करेंगे कि क्यों नाटक इतना प्रभावी टूल होने के बावजूद भी लोगों को शिक्षित करने में पीछे क्यों रह गया, या वो साइड लाइन क्यों हो गया, वो खुद हाशिए पे कैसा चला गया। उसके भी सूत्र नाट्य शास्त्र में तलाशेंगे और फिर भविष्य में उसकी संभावनाओं पर गौर करेंगे कि क्या अब उन्हीं संभावनाओं पे हम बात कर सकते हैं, उन संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उसका क्या स्वरूप होगा, क्या रूट मैप होगा, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, ये हम आगे चर्चा करते रहेंगे। तो ये जो बात नाट्य शास्त्र के पहले अध्याय में जो नाट्य के प्रयोजन और नाट्य की उत्पत्ति को लेके जो एक कथक दी गई है, उसके संदर्भ से मैंने आपसे शिक्षा के लोक व्यापीकरण का जो विचार है उस पर बात की गई। विचार बहुत पुराना है, मंशा बहुत पुरानी है, इच्छा शक्ति बहुत पुरानी है, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतें उस समय भी रहीं और अब भी हैं। लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि कैसे उन संभावनाओं की ओर आगे बढ़ सकते हैं कि जो नाटक के मूल विचार में जो एक मूल मंशा है, जो इच्छा है लोगों को शिक्षित करने की, लोक शिक्षण की और लोक रंजन की, और ये दोनों साथ होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते। शिक्षा अगर बोझिल है, उबाऊ है, तो वो शिक्षा प्रभावी नहीं है। दरअसल वो शिक्षा ही नहीं है। शिक्षा रोचक ही होनी चाहिए। जब तक वह रोचक नहीं है, आनंददायी नहीं है,
वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। रोचक और आनंददायी शिक्षा नाटक के माध्यम से बहुत आसान है। नाटक को शिक्षा में लाना ही होगा। तो अगले ब्लॉग में हम बात करेंगे कि कैसे नाटक शिक्षा के माध्यम के रूप में और स्वयं एक विधा के रूप में किस तरीके से मार्जिनलाइज्ड हुआ, किस तरीके से वो हाशिए पर चला गया, उसकी हम अगले ब्लॉग में बात करेंगे। अब तक के लिए हम इतनी ही बात करेंगे आपसे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट भी करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। और अगर आपको लगता है कि ये विचार अन्य लोगों तक भी जाने चाहिए, आप मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।